देख भाई, अब हम आ गए इस वीडियो में प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने के लिए, है ना। तब एक्सरसाइज 4.1 तो तुझे आता ही होगा कि, और उसके बाद ये भी आता होगा कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है, ठीक है ना। तब अब हम मेन आ जाते हैं प्रॉपर्टीज़ पे बात करने के लिए। तब डिटर्मिनेंट का पहला प्रॉपर्टी है हमारा प्रॉपर्टी 1, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज इफ़ इट्स रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। अगर हमारा रो और कॉलम इंटरचेंज होता है, एक दूसरे में चेंज होता है, तब कोई भी उसके वैल्यू पे असर नहीं पड़ेगा। मतलब कि ये देख, ये जो पूरा लाइन है ना, पहला वाला A1, ये अगर इसमें बदल जाए तब कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला पूरा लाइन है जो इसमें बदल जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वाला इसमें बदल जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ पे देख ले, यहाँ पे इन सबको पूरे को बदल दिया गया है ना, तभी इसके डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना कोई साइन का या वही आएगा, ठीक है ना। अब तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकता है, इधर साइड में एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल में बात करते हैं। तब हमारा पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 6, यहाँ पे वेरीफाई कर दिए गए, इसको और इसको चेंज करके बताया गया है कि ये कोई भी चेंज नहीं आ रहा। देख, पहले ये जो नॉर्मल है इससे निकाला गया, 2 को बाहर निकाल के ऐसे, तो निकालना तो आता ही होगा अभी तक के, अगर ये पढ़ रहे हो तो। तब आगे देख, इसको चेंज किया गया, इसको और इसको चेंज किया गया, यहाँ पे बाकी सब यहाँ पे सेम रखा गया, ठीक है ना। तब इसके बाद वैल्यू आया तेरा, यही आया -28 मतलब ये वेरीफाई हो गया कि अगर हम डिटर्मिनेंट में कोई भी रो और कॉलम को चेंज करें तब कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक दूसरे में, ठीक है ना। अब हमारा आ जाता है प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ़ एनी 2 रोज ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस। मतलब कोई भी रो ऊपर नीचे हो रहा है, वो रो मतलब रो है ना, रुक दिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिटर्मिनेंट है, इसको ये हमारा क्या था पहले में, हमारा पे यहाँ पे क्या था, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये था ना हमारा पहला, ठीक है। अब इसको हमने इसको पूरे को नीचे चेंज कर दिया, एक दूसरे में इंटरचेंज कर दिया, मतलब ये रो को ही हमने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है ना। कॉलम और रो को एक दूसरे में चेंज नहीं किया, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने रो को ऊपर नीचे कर दिया, तब हमारा जो डिटरमिनेंट आता है ना, उसमें बस साइन की चेंज हो जाता है, ये माइनस हो जाता है, ठीक है ना। यही है बस फर्क पड़ता है अगर हम रो को चेंज कर दें। ये हो गया था दूसरा प्रॉपर्टी। अब आ जाता है हम थर्ड प्रॉपर्टी में, यहाँ पे एग्जांपल भी है, वो देख सकते हो वेरीफाई करके। अब हमारा आ जाता है यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी में इफ़ एनी 2 रोज और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। इसका मतलब कि देख, कोई भी एक डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी, ये रो के अंदर कोई भी रो है ना, रो अगर वैल्यू सेम है तब डिटरमिनेंट जो आएगा उसका वैल्यू 0 आएगा। ये आप प्रैक्टिकल भी देख सकते हो, और आगे जो एक्सरसाइज 4.2 है उसमें इस टाइप का क्वेश्चन भी आएगा। और अगर कॉलम सेम है ना, तब भी वैल्यू जो होगा वो 0 ही होगा। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारा ये और ये सेम है, रो सेम है, तब इसका वैल्यू 0 आया, ठीक है ना, आइडेंटिकल। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। टोटल 6 प्रॉपर्टी है, अभी तक 3 हो चुके हैं, अब हम 4 पे बात करते हैं, ठीक है। इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो or a column of determinant is multiplied by constant k, then its value gets multiplied by k। अब देख, यहाँ पे तेरा है एक डिटर्मिनेंट है ना, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ठीक है। अब इसके अंदर हम k मल्टीप्लाई करते हैं, ये नहीं कि हम पूरे के अंदर k मल्टीप्लाई करते हैं, हम किसी एक के अंदर k मल्टीप्लाई करते हैं, बस ऊपर वाले रो के अंदर k मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तब भी जो टोटल डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी ना, वो k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर हम सब में करते तब भी बात वही पड़ता, ठीक है ना। अब रुक देख जाएगा, अगर हमारा कोई है ऐसा है ना, ऐसा है, तब हम अगर ऐसा कोई डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना, जिसमें ऊपर वाला है वो कांस्टेंट है, जैसे सब में 2 मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, तब हम बाहर 2 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर इसमें भी होता ना, तो इसमें से भी हम 2 निकालते, तो अगर यहाँ पे भी k होता, देखो जैसे कि 2a 2b 2c 2d 2e 2f GHI ऐसा होता है ना। तब अब जब हम यहाँ से बाहर निकालते हैं ना, तब हम यहाँ से 2 नहीं निकालते, हम 2 बार 2 निकालते, एक बार ऊपर से 2 निकालते, एक बार नीचे से 2 निकालते। तब टोटल हमारा जब 2 निकलता वो बाहर निकलता 4, ना कि 2 निकलता, ठीक है ना। ये मेन बात याद रखना। अब हमारा यहाँ पे आ गया, ऊपर वाले में से हम बाहर निकाला, 6 बाहर निकाला, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देख के समझ जाएगा। और हम कुछ यहाँ से बाहर भी निकाल सकते हैं, कुछ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तब एक ही में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 में करना होगा तब हम 2 बार करेंगे, ठीक है। अब हमारा आगे एग्जाम्पल नंबर है, यहाँ पे तुम देख सकते हो क्या है। अब हम आ जाते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पे, ठीक है। इफ सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो ऑफ
or column of a determinant are expressed as sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinant। ठीक है, अब देख कोई भी a1 a2 मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट प्लस हो रहा है ना, कोई भी चीज़ प्लस हो रहा है, स्टार्टिंग में a1 में ये प्लस है, बाकी सब जो एलिमेंट है ना वो सेम है। ठीक है, ये है ये। अब अगर हम चाहें ना, अब हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, जो पहला वाला एलिमेंट है उसको लिख सकते हैं पूरे एक में, और जो दूसरा वाला है उसको लिख सकते हैं दूसरे में, ये जो दूसरा वाला मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, इसको ऐसे करके हम दूसरे में लिख सकते हैं। और बट ये जो नीचे वाला है ना ये हमेशा सेम होना चाहिए, और जो प्लस हो रहा है ये एक तरफ आ जाएगा a1 a2 a3 और दूसरी तरफ आ जाएगा λ1 λ2 λ3, है ना। ऐसे ही हम यहाँ पे एक देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 10 देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। a1 b c a प्लस 2x b प्लस 2y c प्लस 2z x y z इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम चाहे ना ये सब हमें सेम रखना पड़ेगा, ऊपर वाला और नीचे वाला सेम रखना पड़ेगा, और इसमें से जो है ना हमारा उसको हम जैसे ए वाले को ना एक एलिमेंट में, ए बी सी को एक एलिमेंट में लिख लेंगे और बाहर इनको हम दूसरे एलिमेंट में लिख लेंगे। देखो ए बी सी एक्स वाई जेड, और इधर लिख लिया हमने ए बी सी 2x 2y 2z लिख लिया। ठीक है ना, अब मेन बात देखो आगे क्या होता है, जब हमने प्रॉपर्टी नंबर यहाँ पे आइडेंटिकल तो k मल्टीप्लाई हो जाता है 0। हाँ, प्रॉपर्टी नंबर हमने 3 में पढ़ा था कि अगर कोई भी सेम हो तब वहाँ पे 0 हो जाता है, ये और ये रो सेम है तब इसका वैल्यू हो जाएगा 0। अब देखो, अब हमने प्रॉपर्टी नंबर 4 में पढ़ा था कि हम कुछ भी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एक रो में निकाल भी सकते हैं। अगर हम यहाँ से 2 बाहर निकाल लेंगे तब ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा, तब ये भी 0 हो जाएगा, तब टोटल आ जाएगा हमारा 0। ये अच्छा क्वेश्चन था। तब देख आगे इसमें होता है ना प्रॉपर्टी नंबर 6 में जो मैंने बोल रहा था, इफ ये डायरेक्ट में बात करता हूँ इस प्रॉपर्टी के बारे में, प्रॉपर्टी नंबर 6 के बारे में। ये ना मैट्रिक्स का जैसा है ना, जैसे मैट्रिक्स में उधर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, वैसे ही इसमें भी है प्रॉपर्टी नंबर 6। ठीक है, यहाँ पे ना अगर हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तब इसके डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा ना उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। एक कोई है इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, मान ली डिटर्मिनेंट है। अब अगर हम इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, r1 टेंस टू r1 प्लस करते हैं ना के r3। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक है ना, r3 को करते हैं। अब डेल्टा इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा पहला वाला 2 प्लस के r3, है ना। के हमारा हो गया इतना, के हो गया 8। ठीक है, के 8 प्लस 3 प्लस के 9 प्लस 4 प्लस के 10। ठीक है, इतना है ना, के 10। अब नीचे वाला तो हमारा सेम ही रहेगा क्योंकि हमने बस ऊपर वाला चेंज किया है, और ये सब में अप्लीकेबल है ना। अब जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था वो ऐड करके हम अलग कर सकते थे, तब यहाँ पर आ जाएगा 2 5 8 3 6 9 7 10 4 7 10, या हमारा प्लस करके हम यहाँ पे कर देंगे के 8 के 9 के 10। ठीक है, और हमारा 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ऐसा है यहाँ पे, है ना। अब आगे हम चलते हैं यहाँ पे तो ये वाला था हमारा जो पहला था, है ना, डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा प्लस ये हमारा के था। ठीक है, यहाँ से हमने के बाहर निकाल सकते हैं जैसे मैंने बोला था। अब ये जो देखो 8 अंदर बच जाएगा, 8 9 10 5 6 7 8 9 10। अब जैसे मैंने पिछले प्रॉपर्टी में तुमको बताया था कि के है और ये जो दो कॉलम या कोई भी रो सेम हो तब पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। ठीक है ना, तब के इंटू 0 इक्वल्स टू डेल्टा, मतलब डिटर्मिनेंट के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करें तब इसके उस आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इतना हो गया। अब ये 15 नंबर एक एग्जाम्पल है, एक बार देख लियो। ठीक है ना, और एक बार 16 नंबर एग्जाम्पल एक बार देख लेना, ये दोनों अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस देखने के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो तुझे अगर जो भी डाउट होगा इसमें एक बार ट्राई करना, और नहीं तो जो भी डाउट होगा मैं इसमें एक्सरसाइज 4.2 पे बना दूंगा, एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, नहीं प्रॉपर्टीज समझ के। जैसे कि एक बार फर्स्ट क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन में हुआ क्या है, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी। हमें इसको प्रूव करना है कि 0 के इक्वल है। यहाँ पे हमें प्रूविंग है, 1 से लेकर 7 तक प्रूविंग है ना। तब देखो प्रॉपर्टीज को यूज़ करके हमें डिटरमिनेंट फाइंड नहीं करना, प्रॉपर्टीज को यूज़ करके। अब देखो अब हम इसको
एक बार करके दिखा देता हूँ, जल्दी से हो जाएगा। अब हमारा आगे आ जाता है पहला क्वेश्चन, एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तब आगे हमारा ये जो प्रॉपर्टी था हम ऐड करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब जब ऐड में हो तो हम अलग अलग लिख सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड ए बी सी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो पहला कॉलम है ये और ये इसको इक्वल है, तभी टोटल 0 हो जा रहा है, ठीक है ना। इक्वल है तब 0 हो जाता है, जब भी कॉलम या रो कुछ भी इक्वल हो तो प्रॉपर्टी में हमने पीछे पढ़ा है। और ये जब हो तब भी 0 हो जाता है, तो ये लास्ट में हमारा आंसर इसका है 0, हेंस प्रूफ, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ का नाम लिख देंगे कि ये प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है ना, और इसको लास्ट में लिख देंगे कि इस प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए ऐसा आया तभी 0 हो गया, ठीक है। ऐसे ही बाकी क्वेश्चन भी ट्राई कर लेना, अगर जो डाउट होगा वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। बस तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं।